एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग दरिदा डिस्कस करना शुरू किए थे, उसमें हम प्रोफेसर पटनायक के लिखे हुए ऐसे के पेज नंबर 3 तक पहुंच चुके थे। एंड विल हैव टू स्टार्ट विद दिस पैराग्राफ। वेस्टर्न फिलॉसफी एंड अदर ह्यूमन साइंसेस हैव दिस टेंडेंसी to derive meaning by harking back to some imaginary point of reference, like God, man, world, etc., which are beyond linguistic analysis. क्या कह रहे हैं? वेस्टर्न फिलॉसफी की बात कर लें या अदर ह्यूमन साइंसेस की बात कर लें, सब में एक टेंडेंसी है मीनिंग डिराइव करना। किस चीज़ से? किसी एक इमेजिनरी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से। वो इमेजिनरी पॉइंट ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, गॉड, मैन, वर्ल्ड या और जो कुछ भी। ये ऐसे रेफरेंसेस हैं, इमेजिनरी पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस हैं, जिनको हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस से नहीं समझ सकते, विच आर बियॉन्ड लिंग्विस्टिक एनालिसिस। जैसे इन डे नाइट वन अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ डे बाय रेफरेंस टू नाइट। अगर डे नाइट बाइनरी की बात करते हैं हम, तो उसमें कह रहे हैं कि डे को हम कैसे समझते हैं। डे को हम समझते हैं नाइट के रेफरेंस से। विदाउट अंडरस्टैंडिंग नाइट, डे को समझना मुश्किल है। बट द मीनिंग ऑफ गॉड इज सपोज टू बी सेल्फ एविडेंट। लेकिन वही बात अगर हम गॉड की करते हैं, गॉड विद कैपिटल जी, तो इसको सेल्फ एविडेंट समझा जाता है, इसको ऑब्वियस समझा जाता है, इसको एक्सियोमेटिक समझा जाता है। यू अंडरस्टैंड एक्सियोमेटिक? AXIOMATIC। बड़ा अच्छा वर्ड है सेल्फ एविडेंट के लिए। मतलब वहाँ पर हम लॉजिक नहीं लगाना चाहते, या कोई लॉजिक लगाता भी है तो हम उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। मतलब हम कहते हैं ये विश्वास की चीज़ है, ये श्रद्धा की चीज़ है। जब बात गॉड की आती है, वहाँ पर लॉजिक जैसे ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म कर देते हैं? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए, साइकोलॉजिकली कोहेरेंट महसूस करने के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म जो कि बार बार आ रहा है, इवन जो टाइटल है ऐसे का दरिदा के, उसमें भी वो फ्रेज़ है ह्यूमन साइंस। यू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइंस किसे कहते हैं? अगर ह्यूमन साइंस की बात करें तो विकिपीडिया विल इन्फॉर्म यू human science studies the philosophical, biological, social and cultural aspects of human life. Human science में आप human life के कुछ certain aspects की study करते हैं। वो aspects क्या हो सकते हैं? philosophical हो सकते हैं, biological हो सकते हैं, social हो सकते हैं, cultural हो सकते हैं। तो इस हिसाब से फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट में आप फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आप इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स में आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स में आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। करें इट हैज़ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ह्यूमन साइंस में हम ह्यूमंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझने जानने की कोशिश करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से, यानी एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स को साथ में लेकर के। ठीक है। इट इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स। कई तरह की फील्ड्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग, देखिए क्या क्या है, एग्जाम्पल्स दिमाग में रखिएगा। जब भी बात ह्यूमन साइंस की आएगी तब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। including history, philosophy, genetics, sociology, psychology, evolutionary biology, biochemistry, neurosciences, folkloristics,
लोरिस्टिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही आपकी ह्यूमन साइंसेज में। अच्छा, अब जब बात ह्यूमन साइंसेज की आती है तो एक नेचुरल है कि दिमाग में आएगा ह्यूमन साइंसेज क्यों, क्या कुछ और होता है क्या? तो ऑब्वियस है, अगर आप जो है टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ा हो कभी, तो शायद आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। जब ह्यूमन साइंस की बात करते हैं तो उसका बाइनरी, देखिए अभी जैसे बात हम लोग कर रहे थे ना डे नाइट की, तो अब ह्यूमन साइंस को और अच्छे से समझने के लिए उसके बाइनरी को समझना होगा। उसका बाइनरी क्या होता है? नेचुरल साइंस। ह्यूमन साइंस वर्सेस नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ह्यूमन साइंस की बात करते हैं तो ह्यूमन साइंस के स्टडी में सेंटर में ह्यूमंस होते हैं। नेचुरल साइंस के स्टडी के सेंटर में नेचर होती है। और अब जब उसके सेंटर में नेचर है तो जब हम बात करेंगे नेचुरल साइंस की, तो नेचुरल साइंस को भी हम उसका भी बाइफर्केशन होता है, 2 भागों में डिवाइडेड है वो। एक होता है लाइफ साइंस और दूसरा होता है फिज़िकल साइंस। तो लाइफ साइंस में बायोलॉजी पढ़ते हैं हम, और फिज़िकल साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, अर्थ साइंस, जिसको जियोलॉजी कहते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब कुछ क्लियर हुआ नेचुरल साइंस और ह्यूमन साइंस? ठीक, चलिए तो फिर से आते हैं वापस। वेस्टर्न फिलॉसफी एंड अदर ह्यूमन साइंसेस have this tendency to derive meaning by harking back to some imaginary point of reference. वेस्टर्न फिलॉसफी या अदर ह्यूमन साइंसेस की बात करें तो हम बार बार मीनिंग डिराइव करने के लिए इमेजिनरी पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो गॉड हो, मैन हो, वर्ल्ड हो। ठीक है, और ये ऐसे इमेजिनरी पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्यों है? क्योंकि ये सेल्फ एविडेंट माने जा रहे हैं, एक्सियोमेटिक माने जा रहे हैं। इनमें लॉजिक लगा करके चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की गई है। This fault in the methodology of human science research is designated by Derrida as logocentrism. It's very important to understand this logocentrism here. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसी चीज़ को, ये जो मेथडोलॉजी ह्यूमन साइंस रिसर्च की जो मेथडोलॉजी है, जिसमें हम एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इमेजिनरी पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, जो कि सेल्फ एविडेंट माना जा रहा है, ये कहीं ना कहीं साइंस, ह्यूमन साइंस रिसर्च की मेथडोलॉजी का एक फॉल्ट है। और इसी को दरिदा ने लोगोसेंट्रिज्म का नाम दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दिमाग में रखिए। लोगोसेंट्रिज्म क्या है? लास्ट में डेफिनेशन में दिया हुआ है, बिलीफ इन अ सिस्टम ऑफ थॉट दैट क्लेम्स लेजिटिमेसी बाय रेफरेंस टू एक्सटर्नल यूनिवर्सली ट्रूथफुल प्रपोजिशंस। मतलब एक ऐसे सिस्टम ऑफ थॉट में बिलीफ, एक ऐसे सिस्टम ऑफ थॉट में विश्वास जो क्लेम करता है अपनी लेजिटिमेसी की, कि वो सही है। किस आधार पर? बाय रेफरेंस टू एक्सटर्नल यूनिवर्सली ट्रूथफुल प्रपोजिशंस। एक बाहर से कुछ ऐसा एक यूनिवर्सल ट्रूथफुल प्रपोजिशन जो लगता है कि वो ट्रूथफुल है, एक प्रपोजिशन मान लिया जाता है, उसके आधार पर ये अपनी लेजिटिमेसी प्रूफ करता है। जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गॉड की बात करते हैं ना, जब आप पढ़ेंगे ना कि गॉड कैसे सेंटर में है, गॉड कैसे सेंटर के बाहर, सेंटर में है उसके बावजूद सेंटर के बाहर है। अच्छा, तभी ना हम लोग कहते हैं गॉड को ऊपर वाला। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गॉड की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि गॉड ने इस दुनिया को बनाया, ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, ठीक, यानी इस दुनिया के सेंटर में गॉड है। लेकिन
जब कहेंगे कि क्या गॉड इस दुनिया का पार्ट है, तो कहेंगे नहीं, मीन्स गॉड इज द सेंटर, गॉड इज द सेंटर इवन इफ ही इज नॉट द पार्ट ऑफ इट। इस दुनिया के सेंटर में गॉड हैं, लेकिन क्या गॉड इस दुनिया के हिस्से हैं? नहीं। तो ये है जो एक समझने क्या लिखा हुआ है इसमें लोगोसेंट्रिज्म में, that claims its legitimacy by reference to external बाहरी universally truthful propositions, जिसको पूरी दुनिया मानती है ना। बोलते हैं हम लोग को ऊपर वाला, वो नीचे वाला नहीं है, वो ऊपर वाला है, ठीक है। तभी हमने ना स्वर्ग की कल्पना कर रखी है, तमाम बातें हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। This logocentrism and the inherent psychological need for certitude and coherence is responsible for the various truth claims। कह रहा है यही लोगोसेंट्रिज्म, दिमाग में रखिए लोगोसेंट्रिज्म, यही लोगोसेंट्रिज्म और जो इनहेरेंट साइकोलॉजिकल नीड है हमारी कि हम सर्टिट्यूड चाहते हैं, हमें निश्चितता चाहिए, जबकि हम जानते हैं। देखिए अभी इरफान साहब जब गए, उनके लेटर में एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई थी, हालांकि महसूस बहुत लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने कहा भी होगा। चूँकि अभी करंट में उन्होंने ये बात कही तो मुझे याद है, उन्होंने अपनी लाइफ में एक चीज़ रियलाइज़ की आफ्टर हैविंग सफ़रिंग विद द डिज़ीज़, कि उन्होंने कहा कि लाइफ ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि केवल एक ही चीज़ निश्चित है। वो क्या है? अनिश्चितता ही निश्चित है। ओनली अनसर्टेनिटी इज सर्टेन। लेकिन ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते, तो हमें सर्टेनिटी चाहिए होती है, हमें सर्टिट्यूड चाहिए होता है, और उसी के कारण हम सेंटर की तलाश करते हैं, भले ही ये सेंटर जो है वो केवल एजम्पशन पर आधारित हो, जिसे हम सच मानते हों। तो दिस लोगोसेंट्रिज्म एंड द इनहेरेंट साइकोलॉजिकल नीड फॉर सर्टिट्यूड एंड कोहेरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस ट्रूथ क्लेम्स। तमाम तरह के जो ट्रूथ क्लेम्स हैं वो किन दो चीज़ों पर आधारित हैं, एक तो लोगोसेंट्रिज्म, दूसरा जो हमारा इनहेरेंट साइकोलॉजिकल नीड फॉर सर्टिट्यूड है, that are made in the course of human science researches and philosophical investigations। जो भी ह्यूमन साइंस रिसर्चेस या फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में जो भी हमने ट्रूथ क्लेम किए हैं आज तक, उन सब का आधार यही है, लोगोसेंट्रिज्म और हमारी वो एक साइकोलॉजिकल इनहेरेंट साइकोलॉजिकल नीड सर्टिट्यूड की। वन कुड ऐड टू दिस द रोल ऑफ एम्पिरिसिज्म। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एम्पिरिसिज्म, दिमाग में रखिएगा इसको। एम्पिरिसिज्म के फादर माने जाते हैं फ्रांसिस बेकन, ठीक है। एम्पिरिसिज्म गूगल सर्च कर लीजिएगा और इससे समझ में आ जाएगा क्या है। वन कुड ऐड टू दिस द रोल ऑफ एम्पिरिसिज्म। इसमें इसी में ये तमाम तरह की जो रिसर्च मेथडोलॉजीज़ और रिसर्चेज हैं, तमाम तरह की जो ह्यूमन साइंसेज है, कह रहे हैं इसी में एम्पिरिसिज्म को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। बड़ी मज़ेदार बात है देखिए, क्योंकि एम्पिरिसिज्म को हम मानते हैं ऐसा कि यहाँ पर तो हम व्हेन वी गेट समथिंग थ्रू आवर एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस की गई चीज़ों को हम सच मानते हैं। क्या कह रहे हैं कि इस लिस्ट में एम्पिरिसिज्म को भी इंक्लूड किया जा सकता है। क्या होता है एम्पिरिसिज्म? अ सिस्टम ऑफ बिलीफ व्हिच रिलाइज ओनली ऑन रियल फेल्ट एक्सपीरियंस टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थियरी। सारी थियरी एक तरफ, एम्पिरिसिज्म क्या कहता है कि जो भी रियल है, जो भी फेल्ट एक्सपीरियंस है, उसी पर रिलाई करेगा, वो उसी पर वो विश्वास करेगा। मज़ेदार बात यह है कि जो रियल आपको दिखता है उसको डिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, वेदर दैट इज़ रियल और नॉट। वो सच में रियल है कि नहीं, या आपको लगता है, या आपको रियलाइज़ कराया जाता है दैट दिस इज़ रियल, दिस इज़ फेल्ट। क्योंकि कभी कभी अपनी लाइफ में भी हम देखते हैं, कई बार जो हम फील करते हैं सच में, वो सच नहीं होता।
है ना। तभी ना कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप्स में, पता चले 2-4 महीना, 6 महीना, 7 महीना रिलेशन में रह गए, उसके बाद रियलाइज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक दैट आई एम इन लव विद यू, मुझे नहीं लगता मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। मतलब तो सामने वाले को एक झटका लगता है, उसको लगता है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। इसने फील किया था, इसने कहा था, उसके बावजूद ये कह रहा है या कह रही है कि नाउ ही और शी इज़ नॉट इन लव विद मी। जी हाँ, होता है ऐसा। मतलब जो फेल्ट किया गया हो, शायद वो फीलिंग में ही कुछ झोल हो, उसमें ही कुछ लोचा हो। इट हैपन्स समटाइम्स। तो इसलिए हमेशा तुरंत फील की गई चीज़ वो सच ही हो, सही ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें देखिए एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे आपने दिन में खाना खा लिया 12-1 बजे, उसके बाद शाम को 3 या 4 बजे या 5 बजे, 3 बजे मान लीजिए, 4-5 बजे तो खैर समय हो ही जाता है, 3 बजे के लगभग आपको लगेगा कि यार भूख लगी है। कभी कभी ऐसा होता है, आपको लगेगा यार भूख लगी है। तो अगर आप अनजान हैं उस चीज़ से, उस साइकोलॉजी से, तो आप कुछ खाने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज़ आप जानेंगे कि ये जो भूख जैसा लग रहा है, ये भूख नहीं है, ये है प्यास। तो वहाँ पर कुछ खाने की बजाय अगर आप थोड़ा पानी पी लेते हैं ढंग से, तो कुछ देर के बाद आपको रियलाइज होगा, अरे यार ये तो सच में भूख नहीं थी। इट वॉज नॉट अ हंगर, इट वॉज अ थर्स्ट, जो कि मुझे भूख जैसा लग रहा था। ठीक है, इट हैपन्स। इसके अलावा जैसे समटाइम्स कभी ऐसा भी होता है ना, अब जब खा रहे होते हैं तो खाते समय आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आपका पेट भर गया है। क्यों? क्योंकि दिमाग आपको सिग्नल दे कि पेट भर गया है, वो चीज़ उसको इंटरप्रेट करने में थोड़ा समय लगता है। तो समटाइम्स इट सो हैपन्स, जब आपको लगे कि पेट भर गया है, तब तक आप पेट भर से ज़्यादा खा लिए होते हैं। इसीलिए हमेशा पेट से थोड़ा कहा जाता है कम खाया करो, क्योंकि थोड़ा कम खा करके उठ जाएंगे आप ना, कुछ देर के बाद आपको लगेगा नहीं इट वॉज ओके, इट इज़ ओके, पेट भरा है मेरा। मतलब वो एक जो गैप होता है ना आपके खाने में और समझने में कि पेट भरा हुआ है, वो गैप ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो आप जिसको सच समझते हैं वो सच नहीं होता। समटाइम्स जो फील करते हैं आप, वो सच नहीं होता। तो इस आधार पर एम्पिरिसिज्म को भी कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया गया, डिकंस्ट्रक्शन के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? इन क्रिएटिंग दिस इल्यूजन ऑफ ट्रुथ एंड एग्जैक्टिट्यूड। क्यों? क्योंकि एम्पिरिसिज्म को ये खुशफहमी है, एम्पिरिसिज्म को ये खुशफहमी है कि वो तो रियल फैक्ट की बात करता है, वो तो एक्सपीरियंस ट्रुथ की बात करता है, और ऐसे में उसने कई सारे इल्यूजन ऑफ ट्रुथ क्रिएट किए हैं। ट्रुथ नहीं है वो, क्या है? इल्यूजन ऑफ ट्रुथ, यानी भ्रम है कि ये सच है। ठीक है। Derrida is of the opinion that because of the dominance of empirical science in our episteme, the human sciences, कह रहा है कि हमारे Derrida is of the opinion that because of the dominance of empirical science, हमारे एपिस्टेमी में, हमारे जो नॉलेज का जो डोमेन है, उसमें जिस तरह से एम्पिरिकल साइंस डोमिनेट करता है, डिस्पाइट ऑब्वियस आर्ग्यूमेंट्स टू द कंट्रारी, इसके अलावा इसके अपोजिट में भी कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स निकल करके आते हैं, ट्राई टू पॉजिट देयर कंस्ट्रक्शंस एज ऑब्वियस ट्रूथ्स। लेकिन इसमें जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी तमाम फ़िलासफ़ीज़, तमाम थियरीज़ निकल कर के आती हैं, हम ये मान कर चला जाता है कि वो ऑब्वियस ट्रुथ पर डिपेंड करता है। ऑब्वियस ट्रुथ, फिर से वही बात, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। दे फेल टू रिकॉग्नाइज द प्रोविजनल नेचर ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शंस
तो वही बोल रहे हैं दर्दा कि लोग इस बात को महसूस करने में गलती कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं कि जो कंस्ट्रक्शंस है, जितने भी कंस्ट्रक्शंस उन्होंने बना रखे हैं विच यूज़ लैंग्वेज फॉर देयर पोलराइजेशन, वो ऐसे कंस्ट्रक्शंस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं पोलराइजेशन के लिए। अब ये क्या है लैंग्वेज का यूज़ करना पोलराइजेशन के लिए करना, तो इसमें क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है अभी आगे समझ में आएगा। पोलराइजेशन यू अंडरस्टैंड, दो अलग अलग ध्रुव बना देना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अप डाउन, ऊपर नीचे। यानी जब पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, एक चीज़ को सच माना जाएगा इस आधार पर कि दूसरी चीज़ को कितना दबाया जा रहा है, कितना छुपाया जा रहा है। यानी एक चीज़ सेंटर में तभी आएगी जब दूसरे को मार्जिन पर भेजा जाएगा। कोई भी एक सुपीरियर तभी होगा जब दूसरे को इन्फीरियर बनाया जाएगा। इस बात से ये फ़िलॉसफीज़, ये एम्पिरिसिज्म सब अनजान हैं। उन्हें दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। क्या है चीज़ें, आगे एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हाउ डू दे डू इट, कैसे करते हैं वो? दे डू इट बाई पुशिंग ऑल द कंट्रारी आर्ग्यूमेंट्स टू द मार्जिन। अब यहाँ देखिए बहुत बड़ी पॉलिटिक्स की बात है। वो ये बात कैसे करते हैं, उनके अपोजिट में, उनके कंट्रारी में जितनी बातें कही जाती हैं वो उन सभी को मार्जिन पर भेज देते हैं। इवन आवर पॉलिटिशियंस डू दिस वेरी मच। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। होता है ना ऐसा? सपोज दे आर सेइंग समथिंग एंड यू आर सेइंग समथिंग अगेंस्ट। उन्होंने कुछ कहा, आपने कुछ उसके अगेंस्ट कहा, तो वो उस बात को इस तरह से दबा देंगे, इस तरह से मार्जिनलाइज कर देंगे कि उनकी कही गई बात ऊपर हो जाएगी और आपकी कही गई बात या उसके कंट्रारी में कही गई बात एकदम नीचे चली जाएगी, कहीं मार्जिन में चली जाएगी, गायब हो जाएगी, किसी को नज़र ही नहीं आएगी। तो जो नज़र नहीं आता क्या वो सच नहीं है? मतलब ऐसे समझिए कि अंधेरे में किसी का केवल हाथ नज़र आ रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस हाथ ही एग्जिस्ट करता है, बाकी बॉडी पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता क्या? मतलब जो आपको दिख नहीं रहा क्या वो है नहीं? बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल डू थ्रू लैंग्वेज, द पॉलिटिक्स दैट वी डू थ्रू लैंग्वेज इन द एपिस्टेमी। क्या है? We had seen earlier how words like day in order to be meaningful need their opposite terms like night। देखिए बार बार ये बात आ रही है कि कैसे डे को समझने के लिए नाइट की ज़रूरत है, नाइट को मार्जिन पर भेजने की ज़रूरत है। To communicate the idea of day, the concept night has to be repressed। कह रहा है कि डे के आइडिया को समझने के लिए नाइट के कॉन्सेप्ट को रिप्रेस करना होगा, पुश टू द मार्जिन, उसको मार्जिन पर भेजना होगा। सिमिलरली इन ह्यूमन साइंस रिसर्च और फिलोसॉफिकल फॉर्मुलेशंस द कंट्रारी आर्ग्यूमेंट्स और अपोजिट टर्म्स आर पुश टू द मार्जिन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन इल्यूजन ऑफ कोहेरेंस। तो इसी तरह से जो भी ह्यूमन साइंसेज हैं या रिसर्च हैं, फिलोसॉफिकल फॉर्मुलेशंस हैं, इस सब में कह रहा है कि उनको अपनी बात को ठीक ठाक साबित करने के लिए जितने भी कंट्रारी आर्गुमेंट्स हैं सबको मार्जिन पर भेजना होता है और दिखाना होता है एज इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड। अभी आपके माननीय पॉलिटिशियन, उनका एक तरीका है सब कुछ सही साबित करने का, ऑल इज़ वेल, है ना, बोल देते हैं। क्या बोलने भर ऑल ऑल इज़ वेल हो जाएगा? लेकिन ये ऑल इज़ वेल बोल करके हर चीज़ को मार्जिनलाइज कर देना और दिखे कि सब कुछ सही है, सब कुछ कोहेरेंस में है, जबकि सच वो नहीं है। तो अपनी फॉर्मुलेशन को ऊपर रखना और सही साबित करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि सब कुछ कोहेरेंस में है, जितनी भी अपोजिट या कंट्रारी चीज़ें हैं उसको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। तो अब समझने वाली बात ये है कि क्या
एक चीज़ को मार्जिनलाइज किए बिना दूसरी चीज़ को हम ऊपर कर सकते हैं? नहीं, ये करना मुश्किल है। तो रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि आपको एहसास हो कि आप मार्जिनलाइज्ड कर रहे हैं। आपको ये न लगे कि बस आप जो कह रहे हैं वही सच है। आपको ये न लगे कि आपको छुपा नहीं रहे हैं। ये क्लियर होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के क्लियरेंस होनी चाहिए। आप जो भी बात कहते हैं उसके कंट्रारी में बात एग्जिस्ट करती है, इस बात का एहसास हमेशा आपको होना चाहिए। तो अगर ये हमेशा एहसास रहेगा तो आप किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट ट्रुथ मानने से बचेंगे, किसी भी बात को पूरा सच मानने से बचेंगे। What does दरिदा प्रपोज इंस्टीड? तो दरिदा बोल रहे हैं कि क्या मतलब इसके जगह पर क्या प्रपोज किया जा सकता है। दरिदा एंड अदर डीकंस्ट्रक्शनिस्ट्स ड्यूरिंग their reading of text try to recover these contestatory ideas। दरिदा हों या बाकी जो डीकंस्ट्रक्शनिस्ट्स हैं, अपनी रीडिंग के दौरान उन्होंने इसको रिकवर करने की कोशिश की, इन कॉन्टेस्टरी आइडियाज़ को, इन कंट्रारी जो कंट्राडिक्शन में जो आइडियाज़ थे, जो अपोजिट में जो आइडियाज़ थे, उसको इन लोगों ने ऊपर लाने की कोशिश की, जिसको मार्जिन पर भेज दिया गया था, देयर बाय एक्सपोजिंग द क्लेम्स ऑफ ट्रूथ एंड कोहेरेंस। उसके बाद जो है जो कोहेरेंस और ट्रूथ की बात है, उस चीज़ को क्लेम करना कि जो तुम सच समझ रहे हो क्या वो सच है, जिसको तुम कोहेरेंस बोल रहे हो क्या वो कोहेरेंस है। इस चीज़ को सामने लाने की कोशिश की दरिदा ने या अदर डीकंस्ट्रक्शनिस्ट ने। बट are the readings of deconstructionists themselves menaced by the same problem of marginalizing some ideas and privileging others? लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या ऐसा करके वो भी वही नहीं कर रहे? जैसे जो हम नोशन बात करते हैं पैट्रियार्कल नोशन की, पैट्रियार्की की हम बात करते हैं, तो पैट्रियार्की में हम देखते हैं कि मैन इज़ इन द सेंटर। आदमी जो है, पुरुष जो है वो सेंटर में है। तो पुरुष सेंटर में कैसे आया? अगर वो सेंटर में आया तो मार्जिन में कोई जाएगा, कौन जाएगा? औरत, वुमन। ठीक, तो उसके लिए क्या है, जब आपने मैन को सेंटर में कर दिया, वुमन को मार्जिनलाइज कर दिया, और आप दिखा रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, वो तो खैर है नहीं, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। तो अब इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है? हम चाहते हैं कि नहीं औरत सेंटर में आए। अगर हम चाहेंगे कि औरत सेंटर में आए, जैसे हमने चाहा वैसे ही हम ये भी समझ सकते हैं कि हम मैन को मार्जिनलाइज करना चाह रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जब तक सेंटर की तलाश होगी तब तक ये पोलराइजेशन का खेल चलता रहेगा, तब ये मार्जिनलाइज्ड और सेंटर होने का खेल चलता रहेगा। एक मार्जिन होगा, दूसरा सेंटर होगा। ठीक है, तो अगर मतलब ऑलरेडी जो चीज़ पहले से जिसको इन्फीरियर बना करके रखा गया है, अगर उसको सुपीरियर बनाने की कोई कोशिश करता भी है, जैसे कि डीकंस्ट्रक्शनिस्ट करते हैं, तो वो भी तो वही कर रहे हैं। उन्होंने बस क्या कर दिया, खेल बदल दिया। दे हैव टर्न्ड द टेबल। उन्होंने टेबल को टर्न कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। जो सुपीरियर था उसको इन्फीरियर बना दिया, जो इन्फीरियर था उसको सुपीरियर बना दिया। तो ऐसा करके वो भी तो वही कर रहे हैं। बट द थिंग इज दैट दे शुड बी अवेयर। यस, ऑब्वियसली द इनकंसिस्टेंसी इन वन डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग विल बी एक्सपोज्ड। कह रहा है कि एक डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग में जो इनकंसिस्टेंसी है विल बी एक्सपोज्ड बाय द सब्सिक्वेंट रीडिंग्स दैट फॉलोज इट। वो उसके बाद की जो रीडिंग होगी वो उसको क्लियर करेगी। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी एक इंटरप्रिटेशन निकाल करके लाए किसी भी चीज़ का, डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग भी करें और उसमें दिखा दें कि चीज़ें कैसे पहले से सोसाइटी में समझी जा रही हैं और इनका ये एंगल है, कुछ और एंगल भी हो सकता है। जो चीज़ें मार्जिन में है उसको ऊपर ला करके हम दिखा सकते हैं। तो ऐसा करने के दौरान हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमसे छूट जाएं। तो वो एक रीडिंग हुई।
अब उसके बाद दूसरी जो रीडिंग होगी वो पहले वाले की कुछ कमियां जो है, कुछ उसकी इनकन्सिस्टेंसीज को पकड़ेंगी और वो उस पर वर्क करेगी। तो ऐसे क्या होगा, बार बार उसकी रीडिंग की जाएगी और हर बार कुछ नई बात निकल कर के आएगी। और इसीलिए आगे कहा है इन्होंने कि एवरी रीडिंग इज़ मिस रीडिंग, इसलिए हर रीडिंग ही मिस रीडिंग है। बात करेंगे अभी उस पर। अभी एक और चीज़ दिमाग में थी, देखिए उतर गई। खैर, तो अब अच्छा, एक मुद्दा ये है कि अगर हर रीडिंग मिस रीडिंग है तो रीडिंग ही क्यों की जाए? अगर हर रीडिंग मिस रीडिंग ही है तो रीडिंग क्यों की जाए? ये ठीक वैसा ही है कि हर बार खाना खाने के बाद बर्तन को धुलना ही पड़ता है, तो बर्तन क्यों धुला जाए या खाना क्यों खाया जाए? क्या दोनों में से एक भी रिस्क ले सकते हैं आप? क्या आप बिना बर्तन धुले खाना खा सकते हैं या बिना खाए रह सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? नो। रीडिंग के साथ भी वही है। ये जानते हुए भी कि हर रीडिंग मिस रीडिंग है, रीडिंग करते रहना है। उसके दौरान जो कुछ निकल करके सामने आए, बस ये समझ लेना है कि ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। दिस इज़ वन एंगल, दिस इज़ वन पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो वही है कि ये जो हर रीडिंग के बाद दूसरी रीडिंग होती है। हाँ देखिए, बात दिमाग में मेरे आ गई जो मैं भूल गया था। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप थियरीज़ जब पढ़ते हैं साइंस में, इवन नेचुरल साइंस का एक एग्ज़ाम्पल ले लें तो पढ़ा होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में व्हेन वी वर स्टडिंग इन क्लास 9th और 10th। तो जब हम थियरीज़ पढ़ते थे तो कभी कभी बड़ा बुरा लगता था। हमने डाल्टन को पढ़ा, हमने रदरफोर्ड को पढ़ा जब एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, तो उसमें ये था कि ये सब जो आ करके तमाम बातें कह गए हैं, सब किसी की बात अभी पढ़ रहे हैं कि इसने ये बात कही, तब तक अगले पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं कि इसकी ये बात गलत थी। कोई दूसरा आया, उससे कोई दूसरी बात कही, तो कोई तीसरा आया, वो बोला दूसरा गलत था, तीसरी बात ये है। तो साइंस में, नेचुरल साइंस में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, नेचुरल साइंस और ह्यूमन साइंस में यही डिफरेंस हो जाता है। नेचुरल साइंस में हम मान कर चलते हैं कि चीज़ें सेल्फ एविडेंट नहीं हैं या चीज़ें अल्टीमेट ट्रुथ नहीं हैं, चीज़ें अल्टीमेट ट्रुथ नहीं हैं। जैसे शुरुआत में क्या हुआ, माना गया था कि अणु बड़ा होता है और परमाणु जो होता है वो छोटा होता है। अणु का मतलब एटम, परमाणु का मतलब मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हुआ कि सबसे, अगर अणु परमाणु की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि परमाणु छोटा है, ऐसा माना गया। फिर आने वाले समय में ये बताया गया कि नहीं भाई, परमाणु से भी छोटी कोई चीज़ होती है, परमाणु ही छोटा नहीं होता, उससे भी छोटी कोई चीज़ होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। अच्छा, कुछ दिन तक ये थ्योरी लगी रहेगी सबसे छोटी चीज़ यही है। फिर आने वाले समय में कहा गया कि ना ना, ये तीन नहीं, इनसे भी छोटी चीज़ें होती हैं, इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं उसमें, और इनसे छोटी चीज़ें होती हैं वो एनर्जी पैकेट्स के रूप में रहते हैं, जिसको क्वांटा बोलते हैं, तो फोटोन बोलते हैं। अब लीजिए, तो अभी वहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग, कौन जाने आने वाले समय में और कोई छोटी चीज़ मालूम चल जाए। तो हम इस बात से अवेयर हैं कि जो बात कही जा रही है, साइंस में जो थियरीज़ आ रही हैं, वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं हैं। इवन कह गए आइंस्टीन कि लाइट की स्पीड हाईएस्ट है, उससे तेज़ कोई चीज़ नहीं चल सकती। कैसे कह सकते हैं आप? और प्रूफ हो भी चुका है कि नहीं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ रेज ऐसी हैं जिनकी स्पीड लाइट से ज़्यादा होती है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेट ट्रुथ वो नहीं है। एक मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पर। वंस आई अटेंडेड वन सेमिनार, वो रिलीजन पर बेस्ड सेमिनार था, युवा दिवस पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था, विवेकानंद के जन्म
के अवसर पर, मतलब उनकी जन्म तिथि के अवसर पर। तो वही एक धर्म सम्मेलन टाइप का ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो उसमें अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग आए हुए थे। कोई चर्च से आया था, कोई जो है मौलवी साहब आए थे, तो कोई पंडित जी आए थे, तो कोई गुरुद्वारा से आया था। तमाम लोग आए हुए थे। तो पहली बार मुझे मौका मिला मौलवी साहब को सुनने का। वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, बहुत अच्छा लगा सुन करके। अब उसमें एक बात उन्होंने कह दी जो मुझे पची नहीं, क्योंकि मैंने देरदा को पढ़ा हुआ था। और अगर आप देरदा को समझ लेंगे तो आपको भी नहीं पचेगी। कोई भी वो बात बोले, वो बात कोई मौलवी बोले या वो बात कोई पंडित जी बोले। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, ऐसा कहा जैसे उनकी पहली लाइन सुनिए, आपको लगेगा कि अब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि कुरान शरीफ को पढ़ने से पहले मैं तो कहता हूँ आपको बाइबल पढ़नी चाहिए, मैं तो कहता हूँ आपको गीता पढ़नी चाहिए, आपको और धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, आपको गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने चाहिए। कुरान को पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कुरान इज़ द लास्ट एंड द अल्टीमेट। मैंने पहले की तमाम जो बातें कही उन्होंने, वो बिल्कुल डाइजेस्टेबल थी। चलिए ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि हमें सारे कल्चर की चीज़ों को जानना चाहिए, और वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, टू एक्सट्रैक्ट सम कॉमन थिंग्स जो हमको समझ में आएगा। कुछ चीज़ें हैं जो सब कॉमन है उसमें। लेकिन अपनी इस बात के लास्ट में जो उन्होंने बात कह दी कि कुरान शरीफ इज़ द लास्ट, I mean, इसके आगे कुछ नहीं है। उनका ये कहना था कि इसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए इसके पहले ही जो पढ़ना है सारा पढ़ लो। ये लॉजिक बड़ी गड़बड़ थी। आप रोज़ देख रहे हैं कि रोज़ एक नया ट्रुथ इन्वेंट हो रहा है। आप कैसे कह सकते हैं, भले से वो आपका स्क्रिप्चर है, भले से वो आपका धर्म ग्रंथ है, अगर आप थोड़े से सजग हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि नई चीज़ें आएंगी। जब तक इवोल्यूशन होगा, जब तक इंसान इस धरती पर है, नई चीज़ें आएंगी। आने वाले समय में और कई तरह के धर्म डिवाइस किए जाएंगे और कई तरह की किताबें लिखी जाएंगी। आप किसी भी किताब को, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, आप उसको अल्टीमेट ट्रुथ बोलना कहीं से सही नहीं है। भले ही बात यहाँ पर विश्वास की है, भले ही बात यहाँ पर श्रद्धा की है, लेकिन ये अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। क्योंकि इन किताबों के लिखे जाने के पहले भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी और इन किताबों के लिखे जाने के बाद भी लाइफ एग्जिस्ट करेगी। और जब हर फील्ड ऑफ नॉलेज में समय के साथ इवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो कैसे आप इतने सर्टेन हो सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर किताब लास्ट होगी? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये समझना बहुत ज़रूरी है। मुद्दा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को अल्टीमेट ट्रुथ कह देना, अंतिम सच कह देना, ये सही नहीं है। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ समथिंग बेटर। हमेशा एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कुछ बेटर चीज़ों के लिए। चलिए, तो इसी चीज़ को, ये जो हर रीडिंग मिस रीडिंग हो जा रही है, इसी चीज़ को, इससे एक प्रश्न आता है कि भाई अगर हमेशा ऐसा ही चलता रहा तो ये एंड कब होगा, ख़त्म कब होगा? दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू एट इनफाइनाइटम। कह रहा है ये एकदम इनफाइनाइटम यानी अनंत तक चलता रहेगा। ये बार बार रीडिंग मिस रीडिंग ये बार बार चलती रहेगी। ऑल रीडिंग्स आर देयर फॉर मिस रीडिंग लीडिंग टू इरिजॉल्वेबल इरिड्यूसिबल कंट्राडिक्शंस। इसलिए हर तरह की जो रीडिंग है वो मिस रीडिंग ही है, जो हमें
एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जाती है जो इरिजॉल्वेबल है, उसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते उसके कंट्राडिक्शंस को, विच दरिदा टर्म एज एपोरिया, और इसी को दरिदा एपोरिया बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नोट इट, APORIA, एपोरिया। उसी को वो एपोरिया करके समझाते हैं कि ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ये एपोरिया चलता ही रहेगा। हर रीडिंग मिस रीडिंग होगी, हर मिस रीडिंग से आपको तमाम कई तरह के कंट्राडिक्शंस क्लियरली विजिबल होंगे, and we'll have to be aware of this fact. If all readings will inevitably lead to aporia, then the question will be why read at all? वही जो बात मैंने पहले समझाई कि अगर ऐसा है हमेशा एपोरिया ही मिलेगा हमको, कुछ रिजॉल्व होने ही नहीं वाला, तो फिर पढ़ें क्यों हम? All radically skeptical projects have to confront this paradox. बोले ना, इस पैराडॉक्स को कन्फ्रंट करना होगा, इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा। जैसे कैसे करते हैं स्वीकार? हम जानते हैं हर इंसान जो जन्म लेता है उसका मरना तय है। एवरीवन हु इज़ बॉर्न इज़ डेस्टिन्ड टू डाई। तो क्या जीना छोड़ दें हम? हर पल हम इस बात से अवेयर हैं कि हम मर जाएंगे एक दिन। उसके बावजूद हम पैराडॉक्स के साथ जीते हैं कि नहीं जीते हैं? उसके बावजूद हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? कल सुबह उठेंगे तो ये करेंगे, शाम को ये बनाएंगे, अगले दिन सुबह ये पकेगा। क्या ये तमाम पैराडॉक्स में नहीं जी रहे हैं हम? हमें ये तक नहीं पता है कि अगले क्षण हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। दिस इज़ लाइफ, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। इस पैराडॉक्स के साथ जीना होगा, तो इसी पैराडॉक्स के साथ रीडिंग्स भी करनी होंगी। Derrida admits that various theories and theses of philosophy, including his own reading strategy, are a part of the same single system of logocentrism or metaphysics of presence. तो देरिदा भी बोलते हैं कि उनके पहले की तमाम जो फ़िलासफ़ीज़ हैं या वो खुद जो बात कह रहे हैं, सब लोगोसेंट्रिज्म का पार्ट है या मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस का पार्ट है। क्या है? वी कैनॉट होप टू एस्केप मेटाफिजिक्स। अब यहाँ पर देरिदा का क्लियर स्टैंड है कि हम मेटाफिजिक्स को स्केप नहीं कर सकते, बट अ क्रिटिक कैन बी अंडरटेकन। लेकिन उसका क्रिटिक तो कर ही सकते हैं। क्रिटिक CRITIQUE, ठीक है? सी मत समझिएगा। दिस क्रिटिक विल आइडेंटिफाई एंड पॉसिबली रिवर्स द एस्टेब्लिश्ड हायरार्कीज प्रोविजनली। और इस क्रिटिक से क्या होगा? प्रोविजनली, फाइनली नहीं, प्रोविजनली। ये प्रोविजनली टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पहले से हायरार्की बनी है उसको ये रिवर्स कर सकता है। वही जो मैं बता रहा था, मेल फीमेल, ब्लैक वाइट, तमाम जितनी भी चीज़ें हैं जो हायरार्कीज़ बनी हैं, अगर उसको उसकी डिकन्स्ट्रक्टिव रीडिंग करेंगे, अवेयर रहेंगे, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। इट माइट रिवील द कंडीशंस इन विच अ पर्टिकुलर मीनिंग और ट्रूथ हैज़ बीन अराइव्ड एट। वो आपको बताएगा कि कैसे एक पर्टिकुलर सच्चाई पर पहुंचा गया है और उसमें कितना सच है। In this sense, Derrida's project may be termed as a continuation of the Nietzschean project of unmasking the intellectual will to power. इस हिसाब से डॉक्टर पटनायक का कहना है कि हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं नित्सियन प्रोजेक्ट, यानी नित्से, फ्रेडरिक नित्से, जो कि जर्मन फ़िलासफ़र थे, एग्जिस्टेंशलिस्ट फ़िलासफ़र, उन्होंने जो बात कही थी कि ये जो तमाम बातें हैं, जो तमाम कोशिश है, वो क्यों है? अनमास्किंग द इंटेलेक्चुअल विल टू पावर। जो पावर करने की एक इंटेलेक्चुअल विल है, उसको अनमास्क करने की कोशिश करना, यही कोशिश है देरिदा की भी। विच अंडरलाई एनी गिवन असर्शन ऑफ ट्रूथ, जो कि किसी भी ट्रूथ को इंटरप्रेट करने में कहा था इवन नित्से ने। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको अगले वीडियो में, दैट एवरी ट्रूथ इज़ इंटरप्रिटेशन।
हर ट्रुथ जो होता है वो एक इंटरप्रिटेशन होता है, हम अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करते हैं। ये एक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है उसमें कि हम किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देना चाह रहे हैं, हम उसको सच बना देते हैं। ठीक है, तो unmasking the intellectual will to power which underlie any given assertion of truth. The German existentialist philosopher Nietzsche had proclaimed earlier that there are no truths, only interpretations. है ना, इसी की बात मैं कर रहा था कि ये इम्पॉर्टेंट कोटेशन है नित्से का। उनके नाम का प्रोनाउंसिएशन दोनों होता है, नित्से भी होता है, नित्चे भी होता है, फ्रेडरिक नित्चे या फ्रेडरिक नित्से। नाम की स्पेलिंग ज़रूर याद करिएगा, NIETZSCHE। तो उनका कहना था कि देयर आर नो ट्रूथ्स बट इंटरप्रिटेशंस। तो बात यही तो कर रहे हैं देरदा भी। तो वही प्रोफेसर पटनायक का कहना है कि देरदा ने कहीं न कहीं नित्से की बात को आगे बढ़ाया है। दूसरे शब्दों में, Nietzsche was of the opinion that whatever we have been accepting as truth might be imposed on us. जिस चीज़ को हमने सच बना रखा है वो हो सकता है हम पर इम्पोज किया गया हो, हम पर वो आरोपित किया गया हो। जैसे तमाम मॉरलिटीज़ की जो बातें करते हैं हम सोसाइटी में, नैतिकता, वही सच है ये कैसे पता? वो ट्रेडिशन बना करके थोप दिया गया आपके ऊपर कि यही सच है ना। जब हम किसी इंसान को देवता कहते हैं, उसको देवता मानना चाहिए, उसको भगवान मानना चाहिए, तो ये कितना सच है? विल हैव टू डीकंस्ट्रक्ट इट। इस सच्चाई को डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। तमाम बातें हैं, इसमें कुछ भी लिया जा सकता है। जैसे अगर एक बात मैं कहूँ तो सुनने पर हो सकता है अजीब लगेगा, क्योंकि हम और आप सभी उसी सिस्टम से आए हुए हैं। जैसे कहा जाए कि हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी ऑल शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी ऑल ought to obey our parents। तो आपको नहीं लगता कि ये बात कह करके कहीं न कहीं चिल्ड्रन को मार्जिन बना दिया गया है और पेरेंट्स को सेंटर में कर दिया गया है? क्या ज़रूरी है कि हमेशा पेरेंट्स को चाइल्ड ओबे करे? क्या ज़रूरी है कि हमेशा पेरेंट्स सही ही हों? नहीं, बल्कि कई मामलों में ये क्लियरली प्रूफ हो चुका है, कई एक्सपीरियंसेस में ये गलत साबित हो चुका है। तो डिसओबे किया जा सकता है, हाँ, इंसल्ट मत कीजिए, सामने वाले का इंसल्ट मत कीजिए। अब ये बात अलग है कि डिसओबे करना ही अगर उसको इंसल्ट लगने लगे सामने वाले को, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है और कोई भी डिसीजन मेकिंग में हर इंडिविजुअल की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक राय होती है। और क्या चीज़, कौन सा डिसीजन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कितना प्रभावित करेगा, ये उससे बेहतर कौन समझ पाएगा? या वो प्रभावित हो रहा है या हो रही है, ये उससे बेहतर कौन समझेगा? फिर भी डिसीजन दूसरे के हाथों में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। मतलब ये कि जितनी चीज़ें हैं, वही नित्से भी कह रहे हैं कि जो ट्रुथ हमको लगता है कि ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम पर इम्पोज किया गया हो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, किसी राइटर के द्वारा या किसी के द्वारा, किसी पॉलिटिशियन के द्वारा। कह रहा है कि पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट ट्राइंग टू परपिचुएट देयर हेजेमनी। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? वो सच क्यों ऐसा बना करके रखा गया है? ताकि उनकी हेजेमनी बनी रहे। माता पिता की हर बात माननी है, उससे उनकी हेजेमनी बनी रहे, बड़ों का सम्मान बरकरार रहे।
वहीं जब आप उनकी बातों को इनकार करना शुरू करते हैं, उनकी हेजेमनी डगमगाने लगती है। अच्छा, मैं ये बात कह कर के ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपको अपनी माता पिता की कोई बात नहीं माननी चाहिए या आपको बिगड़ के मिट्टी हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात ये है कि जो चीज़ हमको मॉरलिटी के नाम पर सिखाई गई है वो कितनी मॉरल है अपने आप में, वो कितना ज़्यादा फैक्ट है, कितना ज़्यादा फिक्शन है, इसको समझने की ज़रूरत है। माता पिता दे हैव गिवन बर्थ टू अस, जन्म दिया है उन्होंने हमें, तो इस बात के लिए उनका सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन सम्मान करने में आप उनको भगवान बना देते हैं या आपको लगता है कि उनकी कही गई बात सारी बातें सही ही हैं, सच ही हैं, यहाँ पर गड़बड़ हैं। आपको ये समझना होगा कि वो लोग भी इंसान ही हैं आपकी तरह, और इंसानों से गलतियाँ होती हैं, आपसे भी हो सकती है, उनसे भी हो सकती है। ये तमाम चीज़ें हैं, मतलब एक सोच का एंगल बदलना होगा, पर्सपेक्टिव बदलना होगा। अगर देरदा को समझ पाएँ, नीचे को समझ पाएँ, तो ये चीज़ें आनी चाहिए पर्सनालिटी में, नॉट ओनली इन द एग्ज़ामिनेशन ऑन द पेपर। ठीक है, चलिए, तो वही कह रहे हैं कि बाद में हम नीचे के आइडिया को डील करेंगे आगे डिस्कस करते समय। बाकायदे एक हेडिंग के सब हेडिंग के अंतर्गत अब लोग डिस्कस करेंगे उनकी बात। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।